नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी ने आज प्रेस रिलीज कर बताया कि अब तक करीब 30 करोड़ की संपत्ति सौरभ शर्मा और उसके आसपास के लोगों से मिल चुकी है। परिवार और सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर सौरभ ने काले कमाई को छिपाने की कोशिश की थी। सोना, चांदी, कैश, ना जाने क्या क्या। अब तो दुबई में आलीशान बंगला और इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी निकल कर आ रही है। वहीं इस मामले में सियासत तेज है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ से कई नेताओं के तार जुड़े होने के आरोप लगा दिए। साथ ही उसकी हत्या करने की आशंका भी जता दी और कहा कि उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि यहां बैठे जो सफेद पोश हैं, जो राजनीतिक आका हैं सौरभ शर्मा के, वो उसका मुंह बंद हमेशा के लिए करने के लिए उसे मरवा भी सकते हैं। और यह बात अब हर कोई कह रहा है कि एक अदद कांस्टेबल 200-300 करोड़ का साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी का संरक्षण ना हो। तो आखिर कौन है सौरभ शर्मा का आका और कैसे इन्होंने डाला सरकारी कमाई पर डाका, इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। जीतू पटवारी ने क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह से हत्या की आशंका जताई है सौरभ शर्मा की, जरा सुनिए। सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है, ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहाँ वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे। और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। ये करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे। अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है। सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए और उनसे सारे राज, जो सच्चाई है वो प्रदेश के और देश के सामने लाई जाए। ये करप्शन के लूट में कौन कौन हिस्सेदार है। हम तो कहते हैं बीजेपी जितनी लड़ाई इनकी होती है लूट के पैसे की होती है, और ये लूट के पैसे की ही लड़ाई चल रही है। तो पटवारी जी, दरअसल कांग्रेस की जिस प्रकार की कार्यप्रणाली रही है, कांग्रेस नेताओं की सोच जैसी रही है, कांग्रेस की सरकारों के जैसे कार्यकाल रहे, वैसे उनकी बयान बुद्धि चलती है। भाई, भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, एजेंसीज अपना काम करेंगी, प्रतिबद्ध एजेंसीज हैं, और कानून को अपना काम करने दिया जाए। कानून अच्छा काम कर रहा है, परिणामकारी काम कर रहा है। और उधर ग्वालियर में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं संकेत साहू, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सौरभ शर्मा जो है उसके साथ के जो आरक्षक या आरटीओ से जो दूसरे उसके 4-5 साथी थे, वो अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। सोशल मीडिया से उन्होंने अपने अपने प्रोफाइल भी डिलीट कर दिए। और संकेत साहू ने कहा कि इन्हीं के जरिए सौरभ करोड़ों की कमाई कर रहा था, यानी ये बड़े राजदार हैं। बाकायदा नाम लिख करके शिकायत की है। अब देखते हैं कि इसमें क्या निकलकर सामने आएगा। इन लोगों की तक भी जांच की आंच आएगी या नहीं आएगी। लेकिन क्या कहा है संकेत साहू ने अपने आरोपों में, जरा ये सुनिए। मैंने आज लोकायुक्त को शिकायत की है और मुख्यमंत्री जी और डीजीपी को भी एक शिकायत मेल के थ्रू भेजी है कि ये जो सौरभ शर्मा के खिलाफ जो लोकायुक्त ने और ईडी ने और इनकम टैक्स ने छापा मारा है, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए का सोना, चांदी और जो 10 करोड़ का जो कैश निकला है, क्या नाम है, इस मामले में मात्र सौरभ शर्मा ही दोषी नहीं है। सौरभ शर्मा के अलावा इनकी जो गैंग के अन्य सदस्य हैं वो लोग भी दोषी हैं, जिसमें परिवहन विभाग के आरक्षक नरेंद्र सिंह भदौरिया, गौरव पारसर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे की भी जांच की जाए। तो सौरभ शर्मा मात्र अकेला नहीं, इनके साथ साथ जो और भी लोग थे, जो चारों लोग, इनकी भी जांच के लिए हमने लोकायुक्त विभाग से जांच की मांग की है इस मामले में। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। काली कमाई का कुबेर सौरभ शर्मा बोलेगा, किस नेता, किस अधिकारी का राज खोलेगा? जब भी वो बोलेगा, जीतू पटवारी कह रहे हैं, कई बेनकाब होंगे। सौरभ शर्मा मामले में बड़े नाम खुलेंगे, अधिकारी नेता सब घोटाले में नपेंगे।
छापे में कितनी रकम मिली, कितनी दिखाई, लोकायुक्त कार्रवाई पर किसने उंगली उठाई। कहा जा रहा है कि लोकायुक्त ने हेरफेर कर दिया। घोटालेबाज सौरभ शर्मा का कौन है आका? राज छिपाने के लिए क्या हो सकती है सौरभ की हत्या? यह सबसे बड़ा सवाल है, जो बहुत गंभीर आरोप आज जीतू पटवारी ने लगाया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता गुलेश शेख साहब जुड़ गए हैं। गुलेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हिमानी सिंह जी जुड़ गई। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सरमन नगेले जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरमन नगेले जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं हिमानी जी आपके पास। हिमानी जी, देखिए, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं पीसीसी चीफ। वो कह रहे हैं कि सौरभ की हत्या करवाई जा सकती है और अगर वो मुंह खोल देगा तो बहुत सारे सफेदपोश बेनकाब हो जाएंगे। इसके अलावा लोकायुक्त ने जो एक रकम दिखाई है जब्ती की, उसको लेकर के भी बड़ा विरोधाभास है। ग्वालियर में आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक अपील दायर कर दी और उसमें लिखा है कि ये 4-5 लोग हैं जो उसी दिन से गायब हैं, इनके सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट हो गए और इनकी जांच होनी चाहिए। मतलब जांच एजेंसी इतनी सारी, लोकायुक्त लगी है, ईडी लगी है, तमाम लगी हैं, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं है क्या? बहुत सारे सवाल हैं, क्या कहेंगे आप? जो भी जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाए हैं वो कोई आधार लेकर लगाए हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि उनके आधार क्या क्या हैं। आप ये देखिए कि जो व्यापम घोटाले से में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिनके भी नाम सामने आए, जिन्होंने पोल खोलने की कोशिश की, संदिग्ध उस स्थिति में 70 से अधिक लोग मारे गए कुछ ही सालों के अंदर। इत्तेफाक जो भी व्यापम घोटाले में जिसका नाम आ जाता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। विकास दुबे, आपको याद होगा, उज्जैन से पकड़ा गया था। यूपी का एक अपराधी था, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम उसके साथ जुड़े हुए थे और उसने एमपी पुलिस को सरेंडर किया था नाम बोलकर, और अचानक से उत्तर प्रदेश में उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसको कोर्ट तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं जब भी भाजपा की ये कार्यशैली है, और आप ये देख रहे हैं कि अभी जो अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है उसके बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसमें कोई सरकार अपना जो वाहवाही लूटने का काम ये जो बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई वीडियो लीक होता है, कहीं ना कहीं से कोई, जैसे सौरभ शर्मा के भी खुद के पार्टनर से और खुद के लोगों ने मुखबिरी कर दी, वरना सरकार में ऐसा कोई वो नहीं था कि उनको पकड़ने की कोई कवायद की जा रही हो। बड़े बड़े उद्योग नशे के और इसके पनप रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वो नहीं करी जा रही है। और जब कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो जो जुड़े हुए लोगों के नाम, जिनको डर होता है कि खुल जाएंगे, वो लोग उस व्यक्ति को मरवाकर अपने लिए सारे रास्ते क्लियर कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके आधार पर जीतू पटवारी जी ने यह आरोप लगाया है। जी ठीक है, गुलेश शेख साहब आपके पास आता हूं। गुलेश शेख साहब, देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है और जाहिर सी बात है कि जब ये बीजेपी की सरकार में हुआ है तो फिर अब इसमें कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ, हमारी सरकार में भी ऐसी चूक हो रही है कि एक आरक्षक 200-300 करोड़ का मालिक बन जाता है, दुबई में आलीशान बंगला खरीद लेता है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेता है। पर जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त ने जो डिटेल दी है उसको लेकर के असंतोष है लोगों में। कहा जा रहा है कि पहले जो कुछ और आंकड़ा दिख रहा था, बाद में कुछ और निकलता है। उसके बाद लोकायुक्त के उन अधिकारी कर्मचारियों के जो बहुत समय से जमे हुए हैं, अचानक रातों रात तबादले भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल उठने की गुंजाइश अभी है। न्याय मिल पाएगा क्या इसमें? देखिए, ये हमारी सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी को नहीं बख्शा जाता है, और इसका प्रमाण है कि इतनी सारी अगर जांच एजेंसियां लगी हैं, केंद्रीय एजेंसियां, चाहे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, चाहे मध्य प्रदेश का लोक आयुक्त हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, तो ये दर्शाता है चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या मोहन जी की सरकार राज्य में हो, दोनों की एक ही मंशा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भ्रष्टाचारी पनप नहीं सके, और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसको उसकी जगह जो होती है वहां पहुंचाया जाएगा, मतलब जेल के पिंजरे में पहुंचाया जाएगा। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी की, जीतू जी के विषय में तो मैं क्या ही कहूंगा, क्योंकि वो तो वैसे भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, लेकिन जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, उमंग सिंगार, वो कितनी उलझुल बातें करते हैं, तो आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगे। बीच में जब मोहन जी गए थे निवेश लाने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी, तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो ऋण लेने के लिए इंग्लैंड गए हैं, जबकि संवैधानिक रूप से कोई भी राज्य विदेश से ऋण ले ही नहीं सकता, केवल केंद्र सरकार ले सकती है। तो इस प्रकार की तो झूठी बातें करते हैं, हुलजलूल बातें करते हैं, इसलिए इनकी बातों को क्या जवाब दिया जाए। लेकिन आवाम एक चीज देख रही है, और वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बैठे हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से ही पूछता हूं कि जनसंपर्क का जो ऑफिस खुला है मध्य प्रदेश में या दूसरे विभागों के ऑफिस है, क्या आपको हर एक्टिविटी की जो भी हो रही है आपको मालूमात नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? क्योंकि मालूम पड़ता रहे आवाम को भी, लोगों के सामने भी साफ साफ रहे कि क्या क्या पकड़ा जा रहा है।
कितना भ्रष्टाचार किसने किया है, किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, वो बिल्कुल पारदर्शी कार्रवाई हो रही है जिसको कैमरों के सामने भी दिखाया जा रहा है। तो ये तो हमारी सरकार का, मोहन जी की और मोदी जी की सरकार का गुड गवर्नेंस मॉडल है कि किसी को नहीं बख्श रहे, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं थोड़ा 2 मिनट मुझे बोल लेने दे, क्योंकि बहुत सारी जरूरी बातें हैं मिश्रा जी। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है ना, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो बातें मीडिया सर्कल्स में आ रही है, आप भी जानते हैं, कुछ डायरियां प्राप्त हुई हैं, डायरी में बड़े नेताओं के नाम हैं, उसमें शायद जो बातें चल रही मीडिया की तरफ से कि कांग्रेस को बहुत शर्मसार होना पड़ेगा जब इसके ऊपर विभिन्न एजेंसियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो संभवतः ये लोग भूमिका बना रहे हैं अपने आप को अभी से दोष मुक्त बताने के लिए, क्योंकि इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा कुछ दिनों में। चलिए ठीक है, मैं जरा सरमन जी के पास आता हूं। हिमानी जी फिर आपके पास आऊंगा। सरमन नगेली जी, देखिए गुलरेज शेख साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से सरकार चल रही है और बढ़िया कार्रवाई हो रही है, पर सवाल यह है कि जो जीतू पटवारी उठा रहे हैं कि अगर टोटल देखें तो 11 साल में 3 आरटीओ के मंत्री जो थे वो चेंज हुए, एक तो अभी आए 1 साल से, बाकी 2 मंत्री रहे वो बीजेपी के थे, बीच में थोड़ा समय था एक सवा साल का। लेकिन सवाल यह है कि ये इतना बड़ा घोटाला क्या बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के हो सकता है सर? अभिलाष जी, बिना किसी के संरक्षण के तो ये संभव नहीं है। जहाँ तक बात उनके अकूत संपत्ति की जुटाने की है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा धन उनके पास में परिवहन विभाग के माध्यम से ही आया हो सकता कि वो दूसरे विभागों से, दूसरे तरीके से, दूसरे सोर्सों से जो ब्लैक मनी हो उसको वाइट करने का तरीका कोई उनके माध्यम से निकाला हो, संभावना प्रबल होती नजर आती है। दूसरा मेरा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश में अच्छी सरकार चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है, गुड गवर्नेंस का काम हो रहा है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में इस तरह के जो कारनामे हैं वो उजागर हो रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश का मतदाता, मध्य प्रदेश के नागरिक के समक्ष एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि उसको कहना में बड़ी संकोच होती है कि हम उसी मध्य प्रदेश से आते हैं जहां पर सौरभ शर्मा जी के यहाँ पर इतना सारा ये सारी चीजें निकली हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राजनीतिक साहस का सबसे बड़ा संकेत दिया है कि उनकी लीडरशिप में इस जांच ने अंजाम लिया, और वो कैसे लिया, क्यों लिया। माननीय अभिलाष जी, आप भी जानते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास जो डेली इंटेलिजेंस विभाग के जो एडीजी मिलते हैं या जो राज्य का इंटेलिजेंस काम करता है, उसका काम ही यही होता है कि अगले दिन राज्य में क्या क्या मूवमेंट होने वाले हैं, सामाजिक मूवमेंट क्या होने वाले हैं, राजनीतिक क्या होने वाले हैं, और साथ में जो जांच एजेंसीज या जो पुलिस के महकमे या बाकी चीजें जो काम कर रही हैं वो कब होने वाले, कैसे क्या, तो उनके पास डे टू डे की जानकारी वीकली, मंथली ये सब रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं। तो बिना उनके संज्ञान में आए हुए ऐसा हुआ हो, इसको मैं एक पत्रकार के नाते तो नहीं मानता हूं, क्योंकि उनकी नॉलेज में तो होगा। कुछ अफसर जो इंटेलिजेंस के रहते हैं उनकी बीट ही लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू या ईडी या बाकी संस्थाएं रहती है जिनका काम ही उन्हीं के लिए रहता है। जैसे कि कुछ जो ऐसे अफसर होते हैं जिनकी बीट सिर्फ कांग्रेस रहती, बीट सिर्फ बीजेपी रहती, बीट सिर्फ बल्लभवन रहता, बीट सिर्फ पत्रकार रहते हैं। तो ये सारी चीजें व्यवस्थाएं चलती हैं। बीट सिर्फ विधानसभा का जब सत्र रहता तो वहां रहती है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मोहन यादव जी की लीडरशिप में ये हुआ है, तो उन्होंने एक राजनीतिक साहस का बहुत बड़ा अपना परिचय, अपना संकेत दिया है, क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम सामने आएगा उसमें कुछ भी संभव है। लेकिन ये बात सही है कि मध्य प्रदेश से जो इस तरह की चीजें आई हैं, ये कहीं ना कहीं हमको और आपको, सारे लोगों को ये संकेत तो देता है कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है। जी ठीक है, हिमानी जी आपके पास आता हूं। हिमानी जी, देखिए जांच शुरू करना जाहिर सी बात है बिना सीएम के संज्ञान में होता नहीं है, लेकिन फिर भी जांच हो रही है। अब आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें कौन कौन सफेद पोश हैं, तो इसको लेकर के साफ तौर तरफ गुलरेज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के नाम आ सकते हैं सामने, फिर आप शर्मसार हो जाएंगे क्योंकि 1.25 साल आपकी भी सरकार
देखिए, नहीं, शर्मसार होने की बात नहीं है। आप सरकार में हैं, अगर किसी के नाम आए तो आप बिल्कुल गिरफ्तारी कीजिए, उनको सजा दीजिए, जो भी नाम आए। लेकिन डर की बात यहाँ पर यह है कि गुलरेज जी ने दो चीजें बोली। एक तो जो ये जनसंपर्क विभाग है वो जानकारी नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है कि ये जो नाके खत्म किए गए हैं उनसे गुलेज जी की आवाज देंगे प्लीज। हो रही है। 1800 करोड़ रुपए का उद्योग पनप जाता है। गुलरेज जी बोल रहे हैं कि पनपने नहीं दिया जा रहा। 1800 करोड़ से ऊपर 2000 करोड़ जनसंपर्क सहित सारे विभाग जो हैं वो पत्रकारों खराब हो जाएगी, को सारी बातें बता रहे हैं। 200 से 300 करोड़ का एक कांस्टेबल पनप जाता है। और कितना पनपाना है भाई, और कितना पनपाना है? आप सोने की चिड़िया बनाने चले थे, सोने के कबूतर उड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, और कितना पनपाना चाहते हैं? और बिल्कुल शर्मन जी की बात का एक जवाब दूंगी। महाकाल मंदिर के जो कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है 1 साल के अंदर, वो करोड़पति हो गए। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री के जानकारी के बिना तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों को आजकल, चाहे आप इन पे चले जाइए टोल वालों पर या कहीं पर भी, जो उज्जैन के लोग होते हैं खुद को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। बिल्कुल एक एक व्यक्ति करोड़पति बन चुका है, और कितना बन पाना चाहते हैं? गुलेज जी की आवाज दीजिए प्लीज। मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बिल्कुल लाडली बहना जैसे और आपके राशन पर डिपेंड हो गई है। और आपके संरक्षण में जो अधिकारी और जो प्यादे आपने छोड़ रखे हैं वो इतना पनप गए हैं, और कितना पनपाना चाहते हैं? भाई माफ करिए, इससे ज्यादा पनपाने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता पर हिमानी खाइए आप। हिमानी जी, आप लोगों ने सवाल उठाए लोकायुक्त पर, जब जो डेटा उन्होंने दिया कि हमने इतना पैसा जब्त किया और लगता है कि नहीं उससे ज्यादा था, तो उसके बाद तुरंत सरकार ने संज्ञान लेते हुए उन लोकायुक्त के अधिकारी कर्मचारियों का तबादला भी कर दिया जो बहुत लंबे समय से वहां पर थे। तो ये दिखा तो रहा है कि सरकार कोशिश तो कर रही है कि न्याय के साथ कहीं कोई दिक्कत ना आए, न्याय जो है वो पूरी तरह से डिलीवर हो पाए, जस्टिस। अभिलाष जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कि अगर कोई आरोप लगाए तो उसको सत्यापित किया जाना चाहिए और पूरी जानकारी जनता के सामने सार्वजनिक रूप से रखी जानी चाहिए कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। ट्रांसफर करना इस बात का सॉल्यूशन थोड़ी है कि जो व्यक्ति जांच कर रहा था, हो सकता है हमारे आरोप गलत हो, आपने ट्रांसफर करके तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। आपने तो उस आदमी की जांच और उसने जो कुछ भी किया उस सबको मिटिया मिट कर दिया। कहीं ना कहीं इससे जांच भी तो प्रभावित होगी। जिस व्यक्ति ने पहुंचने की कोशिश की सौरभ शर्मा तक, उसका ट्रांसफर हो गया। दूसरा व्यक्ति आपने अपनी पकड़ वाला बैठा दिया, अपना आदमी बिठा दिया, अब जांच प्रभावित हो जाएगी उसकी बात से। तो ये कैसे साबित हो रहा है कि सरकार ठीक ढंग से काम कर रही है? ठीक है गुलेज शेख साहब, गुलेज शेख साहब, क्या ये बड़े आरोपियों को बचाने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया कि भाई इस केस से अब निकल जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अभिलाष जी एक बात बताएं कि अगर केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार और मोहन यादव जी की सरकार नहीं चाहती होती तो क्या इतनी सारी एजेंसी ये सब काम करती? नहीं करती। जनता भी समझ रही है। जितने आप विजुअल्स दिखा रहे हो उसमें से 99% विजुअल्स वो जो हैं जो बंद कमरों के अंदर के हैं, जब कुछ छापेमारी हुई, जब काउंटिंग की गई, जब जमाया गया पैसा, उन सबके वीडियोस आप लोगों तक, मीडिया वालों तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए? मैं वही कह रहा था, जनसंपर्क हो या दूसरे विभाग हो, वो मीडिया के साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने ये दावे हैं ना, ये सब झूठ के दावे हैं। और इनको तकलीफ कब होती है? जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि जरा वो डायरी के नाम आ जाने दीजिए जो मीडिया सर्कल्स कह रहा है। कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ठीक है सरमन नगेली जी, देखिए बहुत बहुत बड़ा ये मामला है और अमूमन जो हमारा अनुभव है वो ये बताता है कि जब कोई बड़ा मामला खुलता है ना तो वो पहले खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, फिर वो धीरे धीरे जांच का उसका दायरा इतना बड़ा दिया जाता है कि वो ठंडा हो जाता है और कब बंद हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो क्या ये इसका अंजाम भी आपको लगता है वैसे ही होगा, या एक पॉलिटिकल विल पावर दिखाते हुए कुछ बड़े लोग, कोई बड़े मंत्री या बड़े अधिकारी जिनकी तरफ बार बार लोग इशारा कर रहे हैं, बार बार शक की सुइयां जा रही हैं, उन गिरेबानों तक किसी के हाथ पहुंच पाएंगे क्या? या आपको लगता है नहीं, नीचे के 2-4 कर्मचारी अधिकारी और मामला खत्म, केस चलता रहेगा सालों तक, और जो होता है अमूमन की लोगों की डेथ हो जाती है और केस खत्म नहीं हो पाते? देखिए माननीय अभिलाष जी, सबसे पहला तो इसमें ये राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को करना चाहिए कि सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो। और वो भारत छोड़कर चला गया, कहाँ पर है, भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है, तो भारत सरकार इस पे अपना एक्शन ले। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी में वो जो भी अपनी चीज़ें बताएं
उस पर फिर सरकार उस पर निर्णय ले। अब जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कहना मुश्किल है कि किसका पैसा लगा हुआ, किसके संरक्षण में हुआ, किन्ने उनको मदद की, किन्होंने नहीं की, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है, आप भी माननीय अभिलाष जी जानते हैं कि जब कुछ इस तरह की कार्रवाई होती है तो डायरी मिलती है, डायरी में नाम मिलते हैं, फिर वो नामों का जो अपने तरीके से सूत्रों से खबरें निकलती हैं और अंत में वो नाम गायब हो जाते हैं। तो अब ये सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, माननीय अभिलाष जी ने शुरू में आपने अपने पैकेज में कहा था कि वो ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण, तो मैं चूँकि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, मेरे को ब्यूरोक्रेट्स का संरक्षण तो, क्योंकि ये इतना बड़ा नेटवर्क फैलाना, ब्यूरोक्रेट्स का इन सब चीज़ों से बहुत दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं रहता है। ये सिर्फ राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक रसूख और बाहुबली, मैं बाहुबली शब्द की बात कर रहा हूँ, कुछ बाहुबली उनके साथ होंगे, इसीलिए उस पर जो जिस तरह से जो आशंका जाहिर की जा रही है ना कि वो पता नहीं कहाँ है, क्या होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि उनको होगा कुछ नहीं, इतना तो सही है कि उनको होगा कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हमलेबाजी एक दूसरे के प्रति हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए बहुत बड़ा ये मामला है और चूंकि बार बार मध्य प्रदेश इस तरह की चीजों के लिए बदनाम होता है, तो मध्य प्रदेश के निवासी होने के नाते हम भी चाहते हैं कि इस बार जो असल दोषी हैं और जो बड़े मछलियां हैं उन तक जो कानून के हाथ पहुंचे और कम से कम मध्य प्रदेश से एक मैसेज जाए कि अब कोई भी करप्शन अगर मध्य प्रदेश में होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक मात्र आरक्षक 200, 300, 400 करोड़ का साम्राज्य अगर खड़ा कर रहा है तो इसकी कहां तक ये जो है तोहफे पहुंचाता होगा, किसकी इशारों पर इसे इतनी ज्यादा छूट मिली हुई थी। और एक बड़ा गंभीर आरोप हिमानी जी ने और जीतू पटवारी जी ने लगाया है कि अभी भी खुलेआम जो चेक पोस्ट है उन पर वसूली चल रही है। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय रोड और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी इसको लेकर के मध्य प्रदेश में चिंता जाहिर कर चुके थे। खुद डॉक्टर मोहन यादव ने आकर के सबसे पहले टोल टैक्स बंद कराए हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी जो आरोप है उस तरह की वसूली हो रही है तो फिर ऐसा लगता है कि शायद सरकार को अभी और ज्यादा सख्ती की जरूरत है। देखा जाएगा कि कुछ तस्वीरें क्या ऐसी टोल की वसूली की भी सामने आती हैं और वो उससे साबित हो जाएगा कि हाँ, मध्य प्रदेश में अभी जो इन लोगों का सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और सरकार अभी उसके सामने नाकाम साबित हो रही है। अब देखते हैं जांच किस तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं गुलरेज शेख साहब, हिमानी सिंह जी और सरमन नगेली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। ये बहुत बड़ा मामला है, इसको खुलने में ही बहुत वक्त लगेगा और फिर अंजाम तक पहुंचने के लिए सालों का इंतजार करना होगा। नमस्कार।